अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है शॉक वेव के बारे में। तो शॉक वेव्स क्या होती हैं, इसके आपके पास कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, रियल लाइफ के अंदर भी इसकी कुछ एप्लीकेशन को स्टडी भी करेंगे और इसकी बात समझेंगे कि ये बनती कैसे है, इसका फिनोमेना क्या है। तो शुरू करते हैं जनाब। मेन हेडिंग है हमारे पास शॉक वेव। शॉक वेव को समझने से पहले कुछ एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एक लफ्ज आएगा सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट जैसे एक एरोप्लेन है, अगर वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चल रहा है तो हम बोलेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो कौन सी है, सुपरसोनिक स्पीड। तो रेफरेंस किसको बनाया, स्पीड ऑफ साउंड को, कि अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चल रहा है तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड क्या है, सुपरसोनिक स्पीड। तो आपके पास एक और लफ्ज आता है मैक नंबर। तो आप जो सुपरसोनिक स्पीड होती है अमूमन से बताई जाती है या समझाई जाती है मैक नंबर से। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे आपके पास, अर्नेस्ट मैक, उनके नाम उनको ऑनर करने के लिए ये दिया गया। तो डेफिनेशन क्या है जी मैक नंबर की, कि आपने ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड के साथ डिवाइड करना है, यानी रेशियो लेनी है। रेशियो है किस किस की, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो जो रेशियो आएगी, जो जवाब आएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, मैक नंबर कहलाएगा। क्लियर होगी बात। तो आपके पास जाहिर सी बात है, अगर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा, आपका जो सोर्स है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो ज्यादा तेज चल रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जवाब हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा, अगर आपकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड है, ठीक है। देन अब हमने जो बात पढ़ी इससे पिछले डॉपलर इफेक्ट में, कि अगर कोई सोर्स साउंड मूव कर रहा है सब सोनिक स्पीड से, सब सोनिक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कम, लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बदलेगी। जैसे हम डॉपलर इफेक्ट में पढ़ते हैं कि सोर्स हमारे करीब आ रहा हो या हमसे दूर जा रहा हो, तो आपके कान तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी असल फ्रीक्वेंसी से मुख्तलिफ होती है। ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो मगर शर्त क्या होगी कि सब सोनिक स्पीड्स पे लागू हो रही है ये बात। अगर आपका सोर्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज हो गया तो वहां पे एक इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को हम कहते हैं शॉक वेव। ठीक होगी बात। तो अब आपको सादा सी बात अभी तक ये समझ आई है कि अगर आप स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चल रहे हैं तब वहां पे जो इफेक्ट पैदा होता है वो शॉक वेव का होता है। वहां पे अब एक चीज और समझने वाली है कि वहां पे डॉपलर के फार्मूले नहीं लगेंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी का बदलाव है वो आप डॉपलर इफेक्ट से नहीं आप समझ पाएंगे उसे, ठीक है। अब बेसिक फिजिक्स पे जाते हैं कि होता क्या है। तो अब तक तो मैंने स्पीड ऑफ साउंड से नीचे था, मगर अगर मेरा सोर्स स्पीड ऑफ साउंड के साथ चलना शुरू कर दे, फिर क्या होगा कि इसमें से जो साउंड निकलेगी, जो वेवफ्रंट निकलेगी, वो आपके पास पाइल अप होना शुरू हो जाएगी सोर्स के आगे। जैसे आप इस फिग में समझ सकते हैं कि आपका सोर्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा बराबर चल रहा था, तो उसमें से निकलने वाले वेवफ्रंट पाइल यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो अब आप जो रूल जानते हैं, लैम्डा वी माइनस वी एस ओवर एफ, तो अब वी एस और वी तो बराबर हो गए, इसका मतलब जवाब जीरो आने वाला है, वेवलेंथ जीरो होने वाली है। इसका मतलब जैसे ही आप स्पीड ऑफ साउंड को अप्रोच करेगा आपका सोर्स, तो वेवलेंथ अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि वेवलेंथ तो दो वेवफ्रंट्स के बीच की दूरी है ना। अब वेवफ्रंट्स के बीच में दूरी रही कोई नहीं, तो आपके पास हम कहेंगे कि जितनी भी आपके वेव क्रस्ट थी वो पाइल अप हो जाएंगी ऑन ईच अदर। बात समझ आ गई। अब इसके होने से क्या होगा, अगर वो सारी इकट्ठी हो गई हैं तो हम कहेंगे कि एरोप्लेन को, जाहिर सी बात है, उसे एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सामने हवा दब चुकी है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया। तो आपके पास इसका मतलब एयर उस पर वापस क्या लगाएगी, एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगी, एक्शन का रिएक्शन आएगा। तो अब ये जो लार्ज फोर्स आ रही है एरोडायनेमिक हवा की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे ही हमारा जहाज पहुंचा स्पीड ऑफ साउंड पे, तो वहां पे ये इफेक्ट पैदा हो गया कि उसके सामने वाले वेवफ्रंट पाइल अप हो गए, उन्होंने एक तरह से अब आपको जाने से रोक दिया, ड्रैग कर रहे हैं। तो आप कहोगे ये जो फिनोमेना होगा इसे हम साउंड बैरियर कह देंगे। समझ आ गई बात, साउंड बैरियर कैसे बनता है। अब आप इस टूल से समझ सकते हैं कि सारे वेवफ्रंट इकट्ठे हो गए, तो अब आप कहोगे कि अब वहां पे जो आप कंप्रेस करने के लिए आपको एक तगड़ी फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एयर वापसी पे आप पे क्या लगा रही है, एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है।
तो ये एक बैरियर का कंसेप्ट आ गया। अब जाहिर सी बात है बैरियर तोड़ना है तो एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा थ्रस्ट चाहिए होगा, तो इस चीज को जब वो ज्यादा फोर्स लगाता है तो हम कहते हैं ब्रेकिंग द साउंड बैरियर। अब जाहिर सी बात है ब्रेकिंग द साउंड बैरियर का मतलब है अब आपकी स्पीड ज्यादा हो चुकी है स्पीड ऑफ साउंड से, तो अब जैसे ही आप सुपरसोनिक पे चले गए हैं तो तब ये साउंड बैरियर आपको नहीं रोक पाता। समझ गए बात? तो अब आपने एक दफा साउंड बैरियर तोड़ दिया तो इसका ना अब आपने स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा चले हैं यानी सुपरसोनिक हो चुके हैं। तो अब अगली बात पे आ जाओ कि अब आप ज्यादा तेज चल रहे हैं सुपरसोनिक स्पीड पे हैं, तो जो उसके सामने वेव फ्रंट थे अब वो पाइल अप नहीं होंगे, वो अब एक दूसरे के साथ साथ अलोंग द साइड आते जाएंगे जैसे आप इस फिग में देखते जा रहे हैं। बात समझ गए? तो अब ये जो डिफरेंट वेव फ्रंट है ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर और ये एक बड़ा सिंगल क्रस्ट बनाएंगे जो शॉक वेव की तरह आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे आप ये फिग में समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा क्रस्ट होगा उतनी बड़ी उसके पीछे क्या होगी, ट्रफ भी होगी। ठीक है, समझ रहे ना बात, जितना क्रस्ट ज्यादा उतना ट्रफ भी। तो शॉक वेव आमतौर पे आप कैसे समझते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है किसकी, लार्ज नंबर ऑफ वेव फ्रंट। यहाँ पे तो आपको कम तादाद में दिखाए हुए ना, ये बिल्कुल साथ ढेर सारे होंगे, तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे ताकि वहां पे एक शॉक वेव की शेप सी बन सके ये तौर पे। तो अब क्या हुआ जनाब, जब एरोप्लेन आपके सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहे हैं तो इनमें से नॉइज जो आएगी अब, तो वो आपके पास डिस्टर्ब यानी जो एयर को डिस्टर्ब करेगी, वो शॉक वेव आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रखती है। तो ये जब आपके कान तक, लिसनर के कान तक पहुंचती है तो आपको एक लाउड सोनिक बूम सुनताई देता है। ये थोड़ी देर के लिए ही होता है मगर एनर्जी इसकी इतनी ज्यादा होती है कि आपकी खिड़कियां दरवाजे हिलने शुरू हो जाते हैं और भी डैमेज होते हैं इससे। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे ये चूंकि 2 डायमेंशनल फिग है तो आप थोड़े डाउट में पड़ सकते हैं। आपने समझना है कि ये एक 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है और शॉक वेव क्या बनाती है, कौन बनाती है, उसका एपिक्स कहां होता है, एयरक्राफ्ट पे होता है। बात समझ गए? तो अगर मैं कहूं यहां से थीटा निकालो तो आप कहोगे थीटा आ जाएगा वी, आपके साइन थीटा वी साउंड ओवर वी ऑब्जेक्ट, यानी साउंड जो आपके पास है उसकी रफ्तार डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की रफ्तार। तो आपके पास ये जो साइन थीटा ये रेसिप्रोकल ऑफ मैक नंबर है। मैक नंबर याद है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड ऊपर थी, साउंड की स्पीड नीचे थी, तो ये उसका रेसिप्रोकल है। तो ये तरीका अब आपको समझ आया। अब आपको पता चल रहा है कि शॉक वेव कैसे बन रही है, कि जो वेव फ्रंट थे वो अलोंग हो जाते हैं एक साइड पे एक दूसरे के साथ और वो वहां पे एक तरह से सिंगल क्रस्ट बना लेते हैं बहुत बड़ी सी। तो इस तरीके से वहां पे एक शॉक वेव डेवलप होती है। अब जनाब शॉक वेव जो है, ये तो एविएशन में हमने एरोप्लेन की बात कर रहे थे, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किडनी में जो स्टोन्स आते हैं ब्रेक करने के लिए, गैस स्टोन्स जो होते हैं, सर्जरी किए बगैर यानी कट लगाए बगैर हम इस तरीके से उनको ब्रेक कर सकते हैं। एक पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं, वहां पे भी वहां पे ये स्ट्रेस आता है, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से वो टूट जाते हैं, जो जिससे यानी सर्जरी किए बगैर हम उनको खत्म किया वहां से, यानी उनका साइज छोटा हो जाता है फिर वो निकल जाते हैं। ठीक होगी बात? तो अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि सबसे पहले साउंड बैरियर किसने ब्रेक किया, तो आपके पास यूएस एयरफोर्स के कैप्टन थे, कैप्टन चैक येगर। इन्होंने जो प्लेन यूज किया बेल X1 था, इनकी स्पीड थी मैक 1.06 और ये कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1947 में। तो एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज के लिए आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये जनाब आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने शॉक वेव को देखा। शॉक वेव से पहले हमने सुपरसोनिक, मैक नंबर, फिर हमें पता चला कि कैसे साउंड बैरियर बनता है, साउंड बैरियर तोड़ते टूटा कैसे जाता है, साउंड बैरियर टूटने के बाद शॉक वेव कैसे बनती है। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।